मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जिसमें हम जुलाई 2024 का गाइस चेक करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन हमने स्टार्ट करा था, उसके कुछ टॉपिक्स बचे थे। आज वी विल कवर दैट। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और आप ये भी देख सकते हैं कि जुलाई 2024 का ही पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट के भी 3 टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक्स के साथ साथ शॉर्ट्स भी कवर करेंगे और साथ ही हम अपने एमसीक्यूज भी आज कंप्लीट करेंगे। आई हैव इवन कवर द एमसीक्यू पार्ट भी, आपको एमसीक्यू भी करने होंगे। तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए और ध्यान से टॉपिक को समझते हुए करते हैं। देखो, जो चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आईएस से आपको पता है इंडिया इंडिया के अंदर इसकी बॉडी है, हेडक्वार्टर करता है ये। और रिसेंटली बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि जो पराग्वे है, साउथ अमेरिकन कंट्री जो है, लेटिन अमेरिकन कंट्री जो है, वो 100th कंट्री बन गई है जिसने आईएसए को ज्वाइन किया है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि पराग्वे को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि पराग्वे को कौन कौन सी कंट्री, लैंडलॉक कंट्री है ना क्योंकि ये, तो इसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं और इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, पराग्वे में एक चीज ध्यान रखना, इज वेरी फेमस। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवी है, ये चीज़ इसके यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा मैंने जो आपसे पूछा है उसका आपको आंसर देना है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर बात करेगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन लैंडस्केप के ऊपर। देखो, जो करंट ट्रेजेक्ट्री है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मिसअलाइंड विद द पेरिस एग्रीमेंट। अभी देखो क्या हुआ, हम सभी ने पढ़ा कि हम एसडीजी गोल्स के टारगेट्स के आसपास भी अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, मिसअलाइंड है। हम पेरिस एग्रीमेंट में भी जो हमने लिमिट शिमिट लगाने की बात करी, ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, वहाँ भी अभी हम मिसअलाइंड है। ठीक है, अब अगर हमारे करंट प्रोजेक्शंस को देखा जाए, सजेस्ट दैट बाय 2050 मॉडरेट 4% रिडक्शन दिखा है ग्लोबल एमिशंस में, और ऐसा देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग राइज हो सकती है 2.4 डिग्री सेल्सियस तक। अब ऐसी ज़रूरत देखो क्या हो रही है कि जो ग्लोबल एमिशंस है ना, उसको 43% हमें इसी डिकेड में ख़त्म करना है, ताकि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि हम 1.5 डिग्री तक लेकर आएंगे, उसको हमें फुलफिल करना है। कह रहा इस हिसाब से ज़रूरत क्या है कि वर्ल्ड को ये ज़रूरत है कि हम $1.6 से लेकर $2 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट करें, तभी जाकर हमारे ये टारगेट्स जो हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि हमें इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है कि ताकि हम सोलर इन्वेस्टमेंट में पैसा ये लगाएं। अब ये कह रहा है थोड़ा सोलर एनर्जी के बारे में चलते हैं। देखो, सोलर एनर्जी ना एक मीडियम है जिसमें हम ना ग्रोथ और ट्रांजिशन देखते हैं। अब ये बहुत ही एक्सेसिबल है, वर्सेटाइल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हाईएस्ट पोटेंशियल है एट लोअर कॉस्ट। ये क्या करता है, लो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट है अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज से। याद रखना, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी फिर थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट लेकर आते हैं, लेकिन जो सोलर वाला है इससे ना आपके कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाते हैं। अब देखो, हर एक शब्द का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कितना अमाउंट ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। मतलब आप कितने फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, है ना, कितना टन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल रहा है। ये सारी की सारी बातें ना ये बताती हैं कि कार्बन का फुटप्रिंट कितना आ रहा है। ठीक है, इसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अब ये कह रहा है सोलर एनर्जी से एक काम और होगा, ये ना हाई डिसेंट्रलाइजेशन पोटेंशियल है। इसमें अच्छा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा दोगे तो काफ़ी दूर तक ये जा सकता है। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजीज है ये, अगर आप दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज से कंपेयर करोगे, इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ये विंड, बायो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी सबको सरपास करके आपको ये अच्छी ग्रोथ भी देगा। इसमें टोटल एनर्जी मिक्स आपको ज़्यादा मिलने वाला है। सोलर एनर्जी एक बार पेनिट्रेट हो गया तो वो फिर आपको बहुत राहत देगा। ग्लोबल आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो राइज कर जाएगी। तो क्या ना, अल्टीमेटली हम एक बात समझ सकते हैं कि जो सन से एनर्जी हम लेंगे, यानी कि जो सोलर एनर्जी लेंगे, वो हमारे हर तरह से फ़ायदेमंद है।
चाहे वो ग्रोथ की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात हो। मतलब ओवरऑल अगर हम डायनेमिकली सोचें तो बहुत अच्छी है हमारे लिए, सोलर एनर्जी बहुत बेस्ट रहेगी। क्या ना, आईएसए का हेडक्वार्टर आपको पता है गुरुग्राम इंडिया में है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस 2015 में उन्होंने जॉइंटली निकाला था ये, जब यूएन के पेरिस क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और फोर्स में 2017 में आया। एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सारा ध्यान है कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो। 100 कंट्रीज रेटिफाइड है, 119 कंट्रीज सिग्नेटरी है बेसिकली। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बनाने का देखो मकसद के साथ साथ कि ये भी देखना कि इसके बनने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी इक्विटी एंड जस्टिस। न्यूसेंट अप्रोच होगा, यानी बियॉन्ड वन साइज फिट्स ऑल। आप सोचो, हमारे सोचने के बावजूद भी आप देखो कई जगह पर हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मतलब आप सोचो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, न्यूसेंट का मतलब ही होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी एनर्जी जाएगी। सोचो आप, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। फिर कह रहा है डिफरेंशिएटेड अप्रोच फॉर हाई इनकम कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, सबके लिए डिफरेंशिएटेड अप्रोच दी जा रही है ताकि सभी को ये मिल पाए। कह रहा है ये भी प्लस पॉइंट है। फिर कह रहा है अगर हम ना सोलर एनर्जी को लेते हैं फ्रॉम लैब टू स्ट्रीट लेकर जाते हैं, तो सोचो जितनी भी डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का कितना फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो आप? डेमोक्रेटिक एक्सेस मिलेगा उनको, यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों को कितना खुशी होगी कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी पहुंच के आ रही है। भाई अल्टीमेटली ऑल कनेक्टेड विद एनर्जी, एनर्जी है तो सब कुछ है। तो देखो आप कितना फायदा होगा। फिर कहता है क्रिएशन होगा ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट का। कह रहा अपना जब लार्ज स्केल पे डिप्लॉय करोगे और कॉस्ट इससे कम लगेगी, कोलैबोरेशन डेवलपमेंट होगा, तो आपको एक फायदा और मिलेगा। पीएम कुसुम स्केल सोलर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कह रहा देखो जैसे पीएम कुसुम स्कीम है, आपको मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से मेरा है, कमेंट सेक्शन पे लिखना है। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म लिखोगे, कब आई है ये, और पीएम कुसुम का मकसद क्या है। ठीक है, ये आपको तीनों बातों को लिखना है अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आया। कह रहा देखो ये मदद मिल जाएगी। फिर चौथी मदद ये मिलेगी कि स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फैसिलिटेट होंगे, यानी टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा, और हम तो चाहते ही हैं कि सोलर एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को हम पावर परचेज अग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पे बनाएं, स्टैंडर्डाइज ऑक्शन करें और कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बढ़ाएं बाय ऑफसेटिंग रिस्क, रिस्क को कम करके। फिर चौथा काम, पांचवा काम करें, प्लेटफॉर्म बनाएं कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसोर्सेज को पूल करें ताकि आर&डी डेवलपमेंट कंट्रीज की बढ़े और फिनेंशियल कैपेबिलिटी इनकी बढ़ती चली जाए। अच्छा, सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी। कह रहे आपको याद है 2022 की दिवाली का दिन था, पीएम मोदी ने अनाउंस किया मिशन लाइफ, यानी सस्टेनेबल लाइफ की बात की उन्होंने। तो जब वो मिशन लाइफ की बात कर रहे थे, तो देखो आप अल्टीमेटली ग्लोबल लीडर नहीं बन जाओगे अगर आप मिशन लाइफ पे चलोगे, तो आप सोचो कितना बड़ा काम होगा मिशन लाइफ के आने से। तो यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, याद रखना यहाँ पर लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद देखो इंडिया यानी कि एक रोल निभाएगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, सोलर एनर्जी देगा। इंडिया नए नए न्यू नॉर्मेटिव नॉर्म्स लेकर आएगा ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस के लिए। ठीक है, ये सारे काम करेगा। अब कह रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं आईएसए के। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है कोऑर्डिनेशन इश्यूज अमंग मेंबर स्टेट्स। कह रहा सबसे पहले इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत आ जाएगी, मेंबरशिप राइट्स का इशू आ जाएगा, प्रोसीजर जो होने चाहिए वो प्रैग्मेटिज्म वाले होने चाहिए। सेकंड है जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। कह रहा चाइना आज की डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन, सोलर सप्लाई चेन में डोमिनेट करता है, और वो हाइंडर करता है एनर्जी इक्विटी में। तो कह रहा फिर कैसे आप इस चीज़ को अचीव करोगे। कह रहा तीसरी चीज़ ये है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। कह रहा बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका जो पावर है ना, वो फॉल करता है अंडर द पब्लिक सेक्टर डोमेन। तो हम क्या चाहते हैं, हम ना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, स्केलिंग करें, और रिन्यूएबल एनर्जी को इनएक्सेसिबल जो बनी हुई है वो हम उसको एक्सेसिबल बना दें, यानी एनर्जी इक्विटी और जस्टिस पे चलना हम शुरू कर दें। फिर ये कहता है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं।
कह रहा लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, पोटेंशियल इकोलॉजिकल हार्म वाली बात आ जाती है। कह रहा आपको याद है 50 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए थे, ओनली 11 आर कंप्लीटेड। कह रहे देखो हम ना अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं। एक तो लैंड एक्वायर करना हमारे लिए बड़े समस्या का काम है, फिर इकोलॉजिकली जो हार्म होता है एनवायरनमेंट को, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। भाई 50 सोलर पार्क सैंक्शन किए थे, 11 ही तो कंप्लीट कर पाए आप 2023 तक, बाकी का क्या होगा? फिर टेक्निकल चैलेंज तो है ही, ग्रिड को इंटीग्रेट करना बड़ा चैलेंज है, ये आसान काम नहीं है। तो कह रहा लेकिन चलो माना कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका देखो कोई तो सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहला सोल्यूशन है एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, यानी जो अनइक्वल ग्लोबल सोलर एनर्जी है एक्सेस है, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है, अडॉप्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आ रही है प्रॉब्लम। सेकंड है इंश्योर इक्विटी ने इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। आपको क्या करना है, डीकपल करना है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन विद एनर्जी इंटेंसिटी विद फोकस ऑन पीपल सेंट्रिक ग्रोथ। आई हैव टोल्ड यू व्हेन वी वर रीडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आई हैव टोल्ड यू द टर्म ऑफ डीकपलिंग। डू यू रिमेंबर गाइस? पता है आपको डीकपलिंग में हमने क्या पढ़ा था? मैंने बताया था डिसएंगेजमेंट करना। इकॉनमी में भी मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज को पीछे हटा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट कर, मतलब आप समझ रहे हो हम क्या करते हैं इसमें, रिड्यूस करते हैं रिसोर्सेज को यूज टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और डिक्रीज कर देते हैं इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डीकपलिंग ऑफ पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन विद एनर्जी इंटेंसिटी विद फोकस ऑन पीपल सेंट्रिक ग्रोथ। यानी कि देखो, आप जो डी कपलिंग करो एनर्जी कंजम्पशन का, यानी एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा आप धीरे धीरे कम शुरू करो, और ऐसा बनाओ कि पीपल सेंट्रिक ग्रोथ भी हो जाए, एनर्जी का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। और एनर्जी इक्विटी इक्वालिटी पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। अलोंग विथ स्केलिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, आपका फोकस होना चाहिए ना कि सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर बॉटम अप अप्रोच अपनाकर सोलर प्रोलिफरेशन कर पाओ आप। तो कंक्लूडिंग लाइन में कहता है कि जो इंडिया का इनिशिएटिव है लाइक आईएसए, द ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये बेसिकली इंडिया की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, नया एक डिस्कोर्स तैयार करें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि नई नई ट्रेडिशनल इथोस वसुधैव कुटुंबकम पर हमें काम करना है। इसीलिए हमने वासुदेव कुटुंबकम के लिए ही कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। दूसरा, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, ये सारा हमने सोलर पार्क्स जगह जगह पे लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद एक इन देखो कुछ ना इन्फॉर्मेशन केस बेस्ड होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडिया का जो पहला एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ना, वो कन्याकुलम केरला में है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। हमने एक सूर्य नूतन बनाया हुआ है, हाइब्रिड किचन कनेक्टेड विद इंडोर सोलर कुकिंग सोल्यूशन, ये तैयार कर रखे हैं हमने। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक फंड अप्रूव करा है फॉर नेक्स्ट फेज 2024 से 2029 तक का, जिसमें हम काम करने वाले हैं बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। अब बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कौन से स्पीशी होते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन है। 4 तरह के बस्टर्ड स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट है। 2 आपके बंगाल फ्लोरिकन है और एक आपका मैक्वींस बस्टर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है द टू आर बंगाल फ्लोरिकन और ये वाला, ठीक है, मैक्वीन बस्टर्ड। बैकग्राउंड को समझो, क्या बैकग्राउंड है, व्हाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन, देखो हर किसी चीज का एक मुद्दा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। बैकग्राउंड समझो, हमारा प्लान है टू रिकवर द स्पीशीज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2013 अंडर द नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान विच लेटर गेव द वे टू द बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016। क्या बोल रहा है बैकग्राउंड में? कहता है कि हमारा प्लान है कि हम स्पीशीज को रिकवर करना शुरू करते हैं, और 2013 से इवन शुरू भी किया गया, 2013 जब चल रहा था शुरू करा गया। यही आपका ये जो प्लान चल रहा था ना, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान, इसी के तहत ये किया गया था। बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट जो कमेंस किया जा रहा है, इसका जो इनिशियल पीरियड है 5 ईयर्स का, 2016 से 21 तक था, उसको 2023 तक फिर एक्सटेंड भी किया था। आपको देखो पता चलने के लिए एज ऑफ नाउ क्या हो रखा है, 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं एंड फ्यूअर देन 1000 लेसर फ्लोरिकन्स हैं जो वाइल्ड में सरवाइव कर पा रहे हैं।
लेसर फ्लोरिकन छोटी बर्ड होती है बस्टर्ड फैमिली की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ऐसी दिखने में होती है। देखो, राजस्थान में है, गुजरात मध्य प्रदेश में मिलती है। थ्रेट इसको ब्रीडिंग ग्राउंड के पेस्टिसाइड से हो जाता है। जहां भी एग्रो ग्रासलैंड में मिसमैनेजमेंट होगा वहां बेचारी को थ्रेट आ जाएगा। ठीक है, जो ये स्मॉलेस्ट सी बर्ड होती है ना, ये तो आपकी उसी फैमिली से होती है, बस्टर्ड फैमिली से। अच्छा, जो ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है नेशनल बर्ड रिकवरी प्लान के तहत, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत आ रहा है। इसकी जो फंडिंग करेगा वो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट यानी कैंपा अथॉरिटी करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये इसके अंडर काम कर रहे हैं, पार्टनर है। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना ऐसा दिखने में होता है, इस तरह की इसकी शेप होती है, ऐसा टॉल सा इसका ये नेक सा होता है, ये इसकी शेप है, ये इस तरह का दिखता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ध्यान से समझना क्या है। हम सबसे पहले चाहते हैं कंजर्व करना, चाहे इसके लिए हमें एक्स सेतु पॉपुलेशन को सिक्योर करना पड़े, चाहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या लेसर फ्लोरिकन है। फिर अप्लाइड रिसर्च यानी प्रायोरिटाइज कर लें हम कंजर्वेशन एरियाज को, क्या क्या थ्रेट आ रहे हैं, पॉपुलेशन को भी असेस कर लें, हैबिटेट के स्टेटस को, सारा कुछ देख लें। फिर तीसरे काम को क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच की बात करें। हमें प्रोटेक्शन के इन्फोर्समेंट को इम्प्रूव करना है, सेंसिटाइज करना है स्टेक होल्डर्स वगैरह को, लोकल में लैंड यूज कैसे होगा उसके बारे में सबको देख लो। फिर पायलट इम्प्लीमेंटेशन करना है सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट का, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हमारा एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन बढ़ता ही चला जाए। देखो, एक तो ये काम करना है, दूसरा कोलैबोरेटिंग एजेंसीज जितनी भी हैं उनको लेकर काम करो आप, चाहे रिसर्च हो, एजुकेशन हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, सबको फैलाओ। और उसके लिए सबसे पहले सबसे मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल फंड बनाओ फॉर हवारा कंजर्वेशन, कॉर्बेट फाउंडेशन, इस पे काम करो। अब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जीआईबी है, उस पे देखते हैं। देखो, इसका कंजर्वेशन स्टेटस हम सभी जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट इसकी अपेंडिक्स 1 वाली है। अब हम देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप देखो तो ये रहता कहाँ पर है, ये एग्रो ग्रासलैंड बर्ड एंडेमिक में रहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, भारत में इनकी जो पॉपुलेशन आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मिलेगी ग्रासलैंड में, क्योंकि रहते हैं ना आसपास ये, तो राजस्थान और गुजरात की लोकेशन पर ही मिलेगा। और इनकी छोटी छोटी पॉपुलेशन कहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये ना एक ओमनीवोरस होता है, यानी ग्रास भी खाता है, मीट वीट भी खा लेता है। ओमनीवोरस फूड फूड हैबिट होती है इसकी, ग्रास सीड, इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, बेटल बेटल सब खाता है ये, रोडेंट, रेप्टाइल सबको खाता है ये। ठीक है, जीआईबी में फ्रंटल विजन नहीं होता, ध्यान रखना, याद रखना ये बात। जीआईबी में यानी ग्रेट इंडियन बस्टर में फ्रंटल विजन नहीं होता है, इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, फ्रंटल विजन ना होना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर आती है बात कि फ्रंटल विजन का मतलब समझते हो ना, फ्रंटल का मतलब होता है कि जैसे ब्रेन को कंट्रोल करता है आपको, है ना, आई मूवमेंट को, विजुअल फील्ड अवेयरनेस को, वो इसका काम होता है आपका फ्रंटल आई फील्ड का, मतलब विजुअल प्रोसेसिंग में नेटवर्क को लेके जाना। समझ रहे हो, उसको सेंट्रल विजन भी कहते हैं, जो आप फ्रंट से देख पाते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि क्या होता है, तो ये नहीं देख पाता। ये ज़्यादातर ब्रीडिंग मानसून सीजन में करता है, जब इसको फीमेल मिलती है ना सिंगल एग के थ्रू ओपन ग्राउंड पे, तो ऐसे ये अपनी ब्रीडिंग करता है। अब ब्रीडिंग को चलो करता ही है, लेकिन थ्रेट क्यों आ रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को? उसका सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक एंड फेरल एनिमल नेचुरल प्रेडेटर्स टारगेट एग्स एंड चिक्स, यानी जो डोमेस्टिक आसपास के डॉग कैट होते हैं ना, इससे इसको बड़ा खतरा है। ये क्या करते हैं, इसके एग चिक्स वगैरह उठा के ले जाते हैं, जैसे देख रहे हो ये फोटो में, देखो आप, ऐसा हो जाता है इसके साथ। दूसरा खतरा है पावर लाइन से, कह रहा है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फ्रंटल विजन बहुत नैरो होता है ना, एंड लार्ज साइज होता है इनका, तो बेचारे इनकी पावर लाइन से मृत्यु हो जाती है जैसे टकराते हैं ये पावर लाइंस के आसपास। फिर पोचिंग एंड हंटिंग की दिक्कत है, क्योंकि इनको हंट क्यों किया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इसलिए हंट किया जाता है क्योंकि मीट लेना होता है इन्हीं से, लेदर लेना होता है, बॉडी पार्ट्स इनसे ही लेते हैं। फिर ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ग्रेजिंग की बात हो, रिक्रिएशन की बात हो, टूरिज्म की बात हो, इस सबसे डिसरप्ट होता है नेस्टिंग फोरेजिंग एरिया वगैरह, तो ये भी एक बात है। फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, यानी ना कॉन्टिन्यूस जो कंटेमिनेटेड फीड बर्ड वगैरह को करते हैं, इससे भी इनको आगे नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका हैबिटेट खराब हो रहा है, इनको पास खाने को नहीं मिलता, इनको फूड रिसोर्सेज की कमी हो जाती है।
तो कह रहा है इस वजह से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बड़ा ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्राइटेरिया में आ चुका है। तो याद रखना इसको क्या-क्या समस्या है। देखो ये तो हमने समस्या है, अब हम क्यों इनके पीछे इतना पागल हैं? हम क्यों चाहते हैं इनको कंज़र्व करना? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगा धरती पर तो इससे पता चलेगा कि आपके ग्रासलैंड सुरक्षित हैं। तो यानी कि हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड का पता कैसे चलता है? आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। आप ये समझो ये पल्स हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। दैट इज व्हाई वी वांट टू कंजर्व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। वरना हमारे सारे ग्रासलैंड हमारे घास फूस फूक जाएगा। अब ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा सुरक्षित रहे, कंजर्व रहे? कह रहा है इसके लिए सबसे पहला काम करो, आप प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दो। कह रहे जितने भी नेशनल पार्क, जितने भी सेंचुरी के आसपास ये रहते हैं, चाहे वो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान वाला हो, ये ध्यान रखना नेशनल पार्क कहाँ पे कहाँ कहाँ है। नलिया ग्रासलैंड पूछ सकता है आपको, ये लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है ये। इनको आप प्रोटेक्टेड एरिया सबसे पहले डिक्लेयर कर दो। फिर दूसरा, इसकी स्पीशीज की रिकवरी के लिए आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाओ, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस दे दो इन स्टेट्स को जीआईबी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तीसरा काम करो इनकी कंजर्वेशन पर। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए ना इन सितु कंजर्वेशन भी करो, यानी कि ब्रीडिंग सेंटर्स बना दो आप। जैसे राजस्थान का आपका सैम रम दिवरा है, ऐसा कुछ बना दो आप, गुजरात में भी बना दो। लीगल प्रोटेक्शन ले आओ इनके लिए, इनकी हंटिंग को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दो, कोई करेगा तो फिनैलिटी और डेथ, मतलब सेंटेंस लगा दो कोई ना कोई। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी आपको, आर्टिफिशियल कोई ट्रेनिंग देनी पड़े, टेक्निक्स दिखानी, पर्सनल जो भी वहाँ पर काम करता है उनको सिखाओ आप। कह रहे भाई वैसे भी तो ट्रेन करती हो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग टेक्निक नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर्स में, अबू धाबी में जैसे होता है वैसे यहाँ पे भी कर दो। इससे आप बचा पाओगे इनको। और कह रहे देखो सुप्रीम कोर्ट में तो केस भी चल रहा था, एपेक्स कोर्ट ने मॉनिटर किया ना जीआईबी लेस हिस्टोरिकल कंजर्वेशन प्रोग्राम पे, तो पिटीशन पे बोला गया था कि दोनों स्पीशीज की प्रोटेक्शन अभी भी पेंडिंग है। क्यों है? तो इसीलिए कह रहा है देखो, सेविंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए मल्टी लेवल कोलैबोरेशन की जरूरत है। क्योंकि कोई ये सिंगल स्पीशी तो है नहीं जो पूरे होल इकोसिस्टम में हमें प्रोटेक्ट करना है। कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मल्टीपल कोलैबोरेशन के साथ ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कंसर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट सॉइल हेल्थ पे। अब हम चलते हैं। देखो सॉइल हेल्थ पे क्या हम बातें करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मोरक्को में ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर। यूनेस्को ने प्लेज लिया कि हम मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे ताकि वो एक वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स बनाए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके। अब क्या है, सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं। कह रहे दिस इज व्हाट द सॉइल प्रोफाइल इज। horizon loose and partially decayed organic matter, horizon mineral matter with some humus, light colored mineral particles। देखो ना आप ऐसे इसमें लिखा हुआ है ना ABCD, तो ये सारा का सारा आर क्या, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल है। सी horizon partially altered पेरेंट मटेरियल है। अब देखो ये सॉइल के हेल्थ बताते हैं। कह रहा देखो स्टैंडर्डाइज तरीका ये है, जब भी आप वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स को बनाओगे तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सॉइल की क्वालिटी को असेस करना है। आपको उसके डिग्रेडेशन इम्प्रूवमेंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको रिस्क देखना है, कहाँ पे कैसे रिस्क है, कोई सॉइल मैनेजमेंट को इन्हांस करना हो वो वाला देखना है। इन एडिशन क्या करना है, यूनेस्को ने पायलट प्रोग्राम लॉन्च करना है लॉन्ग टर्म सॉइल एंड लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए। 10 नेचुरल साइट्स पे जाओ और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो सपोर्ट कर रहा है उस पर काम करना है। अब देखो मिट्टी होती क्या है? मिट्टी बेसिकली एक मिक्सचर है रॉक डेब्रिस का। मानते हो आप? रॉक डेब्रिस का मिट्टी क्या है? मिक्सचर है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब किसी भी जगह की सॉइल बनती कैसे है? ये बनती इससे है कि वहाँ का रिलीफ फैक्टर कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे टाइम किस तरह का है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी है, लाइफ फॉर्म्स कौन सी रहती हैं। उसी फैक्टर पे डिपेंड करके सॉइल बन जाती है। हम जानते हैं हमारे देश में तो तरह तरह की मिट्टियाँ मौजूद हैं। अब हम मिट्टी पे इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी उपजाऊ, जितनी हेल्दी सॉइल होगी उतना ही हमारा इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहेगा, हमारा क्लाइमेट रेगुलेट रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे और हम पानी को भी अच्छा प्योरीफाई कर पाएंगे। तो देखो मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है? तो कह रहा देखो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉइल क्वालिटी का डिक्लाइन होना।
यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होना, सॉइल फर्टिलिटी का डिक्लाइन होना, स्ट्रक्चरल कंडीशन का डिक्लाइन होना, इरोजन होना, एडवर्स चेंजेस आना सैलिनिटी में, एसिडिटी में, समझ रहे हो ये सब में। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, जो 75% सॉइल्स हैं वो क्या है, डिग्रेडेड है। कैसी हैं वो सॉइल्स, डिग्रेडेड हैं, यानी कि वो 3.2 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। और कहता है कि अगर मिट्टी का यही ट्रेंड रहा तो 90% तक राइज कर जाएगा, सॉइल आपको सारी डिग्रेडेड मिलेगी बाय 2050। तो इसरो ने क्या करा, एक रिपोर्ट निकाली, उसका नाम था डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2021। इसमें साफ तौर पे लिखा है टोटल डिग्रेडेड लैंड जो हो रहा है वो 96.4 मिलियन हेक्टर्स है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का इतना है, 29.32%। ठीक है। अब ये कह रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि सॉइल का जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो रहा है। तो वो सबसे पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वेजिटेशन है वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि आपसे वो सॉइल डिग्रेड करा रही है। विंड और वाटर की जो इरोजन है उसकी वजह से सॉइल मिट्टी खराब होती जा रही है। सॉइल में इसीलिए स्टेबिलिटी भी नहीं और फर्टिलिटी भी नहीं है। कह रहा जो इसरो ने बताया रिपोर्ट में, उसमें तो बता ही दिया कि जो 30 MHA है वो आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, और वो भी वेजिटेशन डिग्रेडेशन की वजह से। फिर मिट्टी में ही सेलेनाइजेशन की समस्या आ जाती है। कह रहा पंजाब जैसी जगह पर क्या हो रहा है, एरेबल लैंड 50% है, क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे सेलिनिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है इसकी रूट्स में, तो वो सॉइल को खत्म ही कर देता है, मार देता है पूरा। फिर इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, कह रहा सीरियल बेस्ड रोटेशन बहुत ज्यादा है, राइस वीट राइस वीट राइस वीट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लैंड शॉर्टेज, तो ये ना इससे सॉइल की फर्टिलिटी और गिर जाती है। ओवर ग्रेजिंग का क्या करोगे आप, क्या ना डिग्रेड, बन्नी ग्रासलैंड जो गुजरात का है वहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्सीड करता है लैंड का जो लाइफ स्टॉक का कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत खराब है। तो कहता है ऐसा कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि सॉइल का हेल्थ इंप्रूव हो। उसके लिए पहला काम आप करो, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स की जरूरत है। कह रहे राष्ट्रीय किसी भी कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। कह रहा आप सबसे पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत आपको बेहद अच्छे से कर देनी चाहिए। सेकंड काम, सॉइल हेल्थ कार्ड। कार्ड में स्टेटस ऑफ सॉइल लिखो, 12 पैरामीटर लिखो पूरे, उसमें NPK बताओ, उसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताओ, फिजिकल पैरामीटर, सारी बातों को उसमें लिख दो आप। फिर इम्प्रूव करो फॉरेस्ट का अपना कवरेज। कह रहा जो आपकी इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 2021 की, 2 सालों में टोटल फॉरेस्ट का ट्री कवर जो इंक्रीज हुआ तो है, और आप देखोगे जो इंक्रीज फॉरेस्ट का कवर करेगा ना, तो एक बात ध्यान रखना, दोनों बड़े कमाल की बात है। फॉरेस्ट कवर अगर बढ़ेगा तो सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, मिट्टी भी अच्छी होगी, ध्यान रखना। तो ऐसा होता है मामला। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि प्रिवेंट ये करता है आपका साथ ही साथ किस चीज को, बर्निंग ऑफ सॉइल रेसिड्यूज, सॉरी क्रॉप रेसिड्यूज। नेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी जो भी फसलों का बचा कुचा मटेरियल रह जाता है उसे रिसाइकल करो, उससे भी आपकी मिट्टी की जो हेल्थ है वो सुधरेगी। फिर कह रहा है एक बार और मैं याद दिला दूं, बॉन्ड चैलेंज प्लेज ली थी आपने, और उसमें आपने क्या कहा था, ग्लोबल गोल है ये कि 150 मिलियन हेक्टर्स जो डिग्रेडेड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप हैं वो आप आने वाले सालों में 350 मिलियन हेक्टर्स तक उसको रिस्टोर कर ले जाओगे। तो वो आपकी ज़रूरत है, सॉइल हेल्थ का इसलिए इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू करो, डाइवर्स कर दो क्रॉप की रोटेशन को, इससे सॉइल हेल्थ अच्छा होगा, पेस्ट आपका कम होगा, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज आपकी होती चली जाएगी। फिर क्या करो, सॉइल का कवर बढ़ा दो, क्या करो, ग्रेजिंग करना शुरू करवा दो, क्रॉपलैंड ऑपरेशन बढ़ा दो, ठीक है, मतलब ग्रास उगाना शुरू कर दो, श्रब्स उगाने शुरू कर दो। इससे ना जो विंड की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी और इरोडिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ये काम कर लो। फिर डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए आप क्या करो, लिमिटिंग विलेज और ऑप्टिमाइज कर दो केमिकल इनपुट्स को, ठीक है, और ये काम कर लो। और क्या करोगे, रिसोर्सेज को एलोकेट कर दो अलग अलग वेरिड यूजेस के लिए, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल के लिए, दूसरे सेक्टर्स के लिए, इसमें भी फायदा होगा। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिसीशन फार्मिंग। इसमें क्या करोगे आप, प्रिसीशन फार्मिंग में क्या करते हैं हम,
जीपीएस सेंसर वगैरह लगा दो, ठीक है। जीपीएस वगैरह आप जब लगाओगे, सेंसर्स वगैरह लगाओगे, डेटा एनालिटिक्स लगाओगे, इससे भी आपको पता होगा कि ना कितना पानी चाहिए सॉइल को, कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड कब अप्लाई करना है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ प्रिसीशन एग्रीकल्चर के बारे में भी मैंने, जिसमें आपको बताया था एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हो और कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो। तो ये काम आपको खुद से ही करना होगा, तो प्रिसीशन फार्मिंग करो आप। फिर कम्युनिटी बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन करो, लोगों को बताओ, पार्टिसिपेट करो उनके साथ, सॉइल हेल्थ असेसमेंट करके बताओ, देखो आपके फसल की इतनी मिट्टी में इतना आपकी ये चीज़ की कमी है, ऐसा है, उसका असेसमेंट कर डालो आप, ठीक है। सो गाइस दिस इज योर आर्ट पार्टिकल्स। नाउ मूव टू द शॉर्ट्स पार्ट। द वेरी फर्स्ट जो हमारा शॉर्ट का पार्ट था वो था फाओ, कि फाओ ने रिलीज करा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब आप देखो, आपसे ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, आपसे पूछेगा ना पेपर में कि भाई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 की कौन निकालता है, तो याद रखना फाओ ने निकाला था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका थीम पता है क्या है? एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सोल्यूशन थ्रू इनोवेशंस। इस रिपोर्ट में आया क्या क्या है? इस रिपोर्ट में सबसे पहली चीज आई है डिफॉरेस्टेशन रेट का डिक्लाइन होना, यानी 2015-20 में 10.2 मिलियन जो रेट था वो आपका, मतलब 15.8 था, 2015-20 में वो 10.2 बिलियन हुआ, यानी डिफॉरेस्टेशन का रेट डिक्लाइन हुआ है। कैसे पता चला हमें? फाओ ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर इंडिया जो है वो है अभी रैंक करता है थर्ड फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन में फॉरेस्ट एरिया में। इसके बाद नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट्स है, ये लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है, ताकि 275 मिलियन बेचारे जो लोग हैं वो इसी पे उनका उनका रोजी रोटी इसी पे चलती है, समझ लो आप, ठीक है। अब आपसे ये बात कही जा रही है कि भाई फॉरेस्ट में इनोवेशन करने की जरूरत है, तो क्यों जरूरत है? क्योंकि देखो इस बार की थीम ही है एक्सिलरेटिंग फॉरेस्ट सोल्यूशन थ्रू इनोवेशन। तो ऐसा क्या करा जाए? तो कह रहा है सबसे पहला काम करो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो स्ट्रेस है, वाइल्ड फायर है, पेस्ट जो लग जाता है, इसको ठीक करो। शिफ्ट टुवर्ड्स बायो इकोनॉमी, जीरो कार्बन बायो इकोनॉमी से क्या होगा? इनोवेशन होगी, डाइवर्स एफिशिएंट वुड बेस्ड प्रोडक्ट यूज निकलेगा। तीसरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फिश है रिच, मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छा होना चाहिए, हाई न्यूट्रिशनल इसमें कंटेंट होना चाहिए। ये देखो टाइप्स ऑफ इनोवेशन इन्हांसिंग पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, सोशल पॉलिसी वाला है, फाइनेंशियल वाला है, ये सब फायदे इससे होंगे। रिमोट सेंसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब से आपका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल फॉरेस्ट का एंड ट्रीज का खूब बढ़ेगा, खूब अच्छा हो जाएगा। फिर अब देखो बैरियर्स क्या आते हैं, इतना आसान नहीं है फॉरेस्ट सेक्टर में इनोवेशन लाना, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इनोवेशन कल्चर है हमारे यहाँ, क्यूरियोसिटी है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई करना चाहता है, कोई करना ही नहीं चाहता। फिर है ही नहीं बंदों पे, स्किल ही नहीं है, करना क्या चाहेंगे वो। फिर लिमिटेड एक्सेस है फॉरेस्ट का। फिर कोई पॉलिसी सपोर्ट करने वाली है ही नहीं जो टेक्नोलॉजी के साथ मिलके काम करा दे। तो कह रहा है क्या ऐसी रिकमेंडेशंस हो? तो कह रहा है सबसे पहला काम करो आप, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग इनोवेशन, ताकि फॉरेस्ट कंड्यूसिव कल्चर तैयार हो सके, सॉरी फॉस्टर कंड्यूसिव कल्चर। स्किल्स को, कैपेबिलिटीज, नॉलेज को बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, नॉलेज की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और यूनिवर्सली एक्सेसिबल करो फिनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। आइवरी कोस्ट था, आइवरी कोस्ट ने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करा, तो कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेस। अब यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन क्या है? ये अडॉप्ट की गई थी हेलसिंकी फिनलैंड में 1992 में, और ये फोर्स में आती है 1996 के अंदर। अच्छा, लीगली बाइंडिंग है ये, इक्विटेबली है, रीजनेबली है ये, और इंडिया इसका पार्ट भी नहीं है, ठीक है। एक बात नोट करना, यूएन का जो वाटर कोर्सेस का कन्वेंशन है ना, वो 1997 में आया था, और इंडस वाटर ट्रीटी को ये अलाइन करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेटिंग न्यू हराइजन, अ फॉरसाइट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनईपी। देखो, अब सबसे पहले समझो क्या, कि नेविगेटिंग न्यू हराइजन फॉरसाइट रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए गए हैं कुछ क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट, कुछ ना अलग सा काम हुआ है ग्लोबली। क्या कह रहा है, आप एक नोटिस करो, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है हमारे, 3 तरह के पूरे ग्लोबल में इशू है। क्या, एक तो पॉल्यूशन, एक बायोडायवर्सिटी का लॉस और क्लाइमेट चेंज। ये तीनों ही प्रॉब्लम है सभी कंट्रीज में। क्या क्या बोला मैंने? पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी लॉस एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। कह रहा है ये क्राइसिस है, इसके बारे में ही मैं आपको समझाता हूँ अब। कह रहा है इसमें हाईलाइट किया गया ग्लोबल पॉली क्राइसिस, यानी मल्टीपल शॉक है, वॉर है, एक तरफ वॉर हो रही है। देखो अभी कितने बुरे हाल है इस समय, यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसराइल हमास फालस्तीन लड़ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, बहुत तेज बारिश, यानी खूब बारिश हो रही है जगह जगह, कहीं बहुत फ्लड आ रही है, कहीं बहुत ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं बहुत हीट है तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, कहीं बहुत ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। कह रहा है एक तरफ हमने कोविड का पैंडेमिक देखा, तो कह रहा है इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं। कह रहा है यानी कि शिफ्ट तो हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है मामला। तो कह रहा है एक बात नोटिस करी आपने, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। यानी हमने एक बात नोटिस करी कि भैया ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रोल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बदल रहा है। मतलब अनइनहैबिटेबल स्पेसेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं। आपका राइज कर रहा है, एएमआर बहुत राइज कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई बहुत कुछ राइज कर रहा है इस समय, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एएमआर का मतलब क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर सिक्योरिटी एंड कंपटीशन की जरूरत फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेस, आप रीशेप नहीं कर पा रहे। फिर वेव्स ऑफ इनोवेशन, डिजिटल लैंडस्केप में प्रॉब्लम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई एडॉप्शन, ये सब चीजें एकदम नया, सब कुछ बदलता जा रहा है। कह रहा है आप देखोगे एआई का बहुत ज्यादा, कह रहा है एआई की वजह से जो बायोलॉजिकल एजेंट में और ज्यादा जो रिस्क आ रहा है वो एक मामला। फिर जो 1.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर है, कोई ना कोई वजह है उसके लिए हुए। फिर इको एंजाइटी, नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एक बात सुनो, एक बंदे को पता है कि वो डूबने वाला है तो उसका नेगेटिव इमोशन नहीं निकलेगा बाहर। कह रहा फिर क्या करे, बहुत सारे सिग्नल्स हैं यानी कि हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है रिकमेंडेशन देखा जाए तो नया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एज पर यूएन सेक्रेटरी जनरल, आर कॉमन एजेंडा, एक तो ये रिकमेंडेशन है, फिर एजाइल एंड एडॉप्टिव गवर्नेंस, फिर गाइडिंग गवर्नेंस थ्रू डेटा एंड नॉलेज। ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस के लिए बोला गया कि भाई इस पे काम करो। फिर चौथी चीज है क्लाइमेट चेंज एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर्स का, रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? बाय द फोरम ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, फीड कहते हैं, एंड विच इज डेडिकेटेड टू टू एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। मार्जिनल फार्मर बोले तो क्या, जिसके पास 1 हेक्टर से भी कम लैंड हो। स्मॉल मतलब क्या, जिसके पास 1 से 2 हेक्टर वाला लैंड हो। स्मॉल से मीडियम वाला लैंड होल्डिंग फार्मर कौन होता है? जिसपे 2 से 4 हेक्टर लैंड होल्डिंग हो। 4 से 10 हेक्टर तो मीडियम है, लार्ज वाला 10 हेक्टर या अबव वाला है। अब यहाँ पर वल्नरेबिलिटी डिस्कस हो रही है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। कह रहा 1/3 जो मार्जिनल फार्मर है had to cope with extreme weather events at least twice in 5 years। फिर रिडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम में, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पे बड़ी दिक्कत है, हर्डल्स एंड अडॉप्शन ऑफ सीआरए प्रैक्टिस, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बड़ी दिक्कत है। तो ऐसी क्या रिकमेंडेशन डाली जाए? कह रहा सबसे पहला काम किया जाए, स्ट्रेंथन किए जाए अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप बाय फाओ। शिफ्ट हो आपका फोकस लैंड प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वाटर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है आपको। इरिगेशन भी करना है, ग्रेन प्रोड्यूस करो, बहुत अच्छी बात है, देखो कितना पानी लग रहा है, कितना खर्चा कर रहे हो पानी का, और उसका जुगाड़ कैसे लगाओगे, रिस्टोर कैसे करोगे पानी को। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव सपोर्ट फार्मर को देने की बेहद जरूरत है। अब नेक्स्ट टॉपिक में पूछेगा भाई स्प्रिंग इनिशिएटिव कौन लिया सबसे पहले, तो याद रखना कौन लेता है स्प्रिंग इनिशिएटिव। यूएन बैक्ड एक नेटवर्क है जिसका नाम है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, पीआरआई। इसी ने लॉस करा है। और इसके इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि हम नेचर के लॉस को रिवर्स कर देंगे बाय 2030। हम क्या करेंगे, 200 इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, 15 ट्रिलियन कंबाइन करके एसेट्स पैसा लगाएंगे, और जो भी नेचुरल लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तैयार करके उस लॉस को, जो भी हमारे फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट में उन सभी रिस्क को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग इनिशिएटिव याद रखना। अब आता है फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज फंड। कह रहा देखो, जो बोर्ड बना फॉर लॉस एंड डैमेज फंड डिसाइडेड टू कॉल इट एज फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज। ये कहाँ डिसाइड हुआ? फिलीपींस ने होस्ट किया था बोर्ड फॉर द फंड।
अब फंड जो बना है फॉर दिस टू रिस्पॉन्ड लॉस एंड डैमेज, ये 27th याद है जब शर्मिल शेख इजिप्ट 2022 में COP27 चल रहा था, उसी समय ये लॉस एंड डैमेज वाला फंड क्रिएट करने की बात उठी थी। क्या क्यों फंड करने को उठी थी ये? ताकि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको फंड दिया जाए, क्योंकि देखो इतना आसान नहीं है उनके लिए कार्बन इमिशन को खत्म कर देना, तो उसके लिए फंड देना पड़ेगा। लॉस एंड डैमेज बोले तो क्या, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो अनअवॉइडेबल रिस्क क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, जैसे सी लेवल का राइज होना, प्रोलॉन्ग हीट वेव्स का होना, इन सबको दूर करने के लिए फंड बनाया गया था। अब आता है एयर पोल्यूशन ने कैसे पॉलिनेटर्स को हार्म करना शुरू कर दिया है। कह रहा कैसे पता चला, कह रहा एक नेचर कम्युनिकेशन ने रिपोर्ट पब्लिश करी, एयर पोल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनलिटी हार्म पॉलिनेटर बी है, बटरफ्लाई है, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट हैं, ये सब बहुत दिक्कत कर रहे हैं। फिर क्या है अब ये जो है ना, ये बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट हैं, ये अनअफेक्टेड रहती हैं। कैसे? वाइल क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट, देखो क्या फाइंडिंग आई कि एयर पोल्यूशन हार्म कर रहा है पॉलिनेटर्स को। ठीक है, स्केंट बेस कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन कैसे, यार जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं ना, वो ऑल्टर कर देते हैं स्केंट ट्रायल, जैसे एयरबॉर्न केमिकल सिग्नल है, इससे ना बीज या वॉस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका लोकेशन लोकेट नहीं कर पाते फ्लावर मेट स्प्रे को, तो कहाँ से फ्लावर बनेगा फिर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्या ना बायोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है ना इनका, फीड ग्रोथ सर्वाइवल रिप्रोडक्शन, वो बहुत असर पड़ रहा है। इनकी जो लोकेट करने की एबिलिटी होती थी, फूड को जाके लोकेट करती थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। सोचो आप कितना गंदा होता है हवा का प्रदूषण, पॉलिनेटर्स को दिख नहीं रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे कैसे डालना है, क्या करना है, खाना नहीं दे पा रहे हैं। और ओजोन हार्मफुल पोल्यूटेंट है, हार्मफुल। ओजोन रिड्यूस हुआ, रिड्यूस बेनिफिशियल इंसेक्ट एबिलिटी, 34% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फिर लोअर लेवल पोल्यूशन का जो डैमेज कर रहा है। फिर पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन है क्या और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? देखो पॉलिनेशन का मतलब है प्लांट की रिप्रोडक्शन का वो असेंशियल पार्ट, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना फ्रॉम मेल एंथर टू ए फीमेल स्टिग्मा। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का विद इन द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर में सेम प्लांट में ट्रांसफर करना। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन का डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड में ट्रांसफर होना। अब पॉलिनेशन मतलब क्या, एजेंट है ये पॉलिनेशन के, विंड एंड वाटर, बायोटिक, ये आपके बीज बीटल्स बर्ड्स, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं पॉलिनेशन इन फ्लावर। समझना ये बात को, देखो ऐसे ही है ना, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसीलिए अगर पॉलिनेटर्स को दिक्कत हो रही है फ्लावर्स को गिराने में, उनको फूड देने में, तो सोचो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे और कैसे ये आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये प्रॉब्लम। फिर वाइट पेपर निकला है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग पर, लैंडमार्क पेपर है ये, ध्यान रखना। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप डेलिबरेटली चाहते हो क्लाइमेट सिस्टम को ग्लेशियर्स के आसपास के मॉडिफाई करना, क्योंकि आप देख रहे हो ना आइस शेल्फ बहुत मेल्ट हो रही है, सी लेवल जिसकी वजह से राइज हो रहा है। आप इसको रोकने के लिए चाहते हो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग करना। अब करोगे क्या इसमें, कैसी स्ट्रेटजी अपनाओगे? कह रहा है इसमें ना ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन किया जाए। कह रहा कैसे, कह रहा सेडिमेंट्स जो बर्म्स होंगे ना, फाइब्रस कर्टल्स लगा दिए जाएंगे फ्रंट ऑफ आइस शेल्फ से, तो उससे ना जो वार्म ब्लॉक हो जाएगा फ्लो ऑफ वार्म सरकमपोलर डीप वाटर। एक तो ये काम कर दोगे, दूसरा काम करेंगे जो बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन है वो कर देंगे। इससे जो फ्लो होगा स्ट्रीम्स का वो स्लो हो जाएगा, जो मेल्ट वाटर को लेके जाता है उसको कम कर देंगे। ड्रिलिंग होल्स तैयार कर देंगे ग्लेशियल बेड्स में, इससे भी पानी का फ्लो रिड्यूस होगा। तो बड़ा कमाल की चीज़ है ये। तो जियो इंजीनियरिंग बेसिकली समझते हो आप क्या होती है? इंजीनियरिंग का मतलब है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को मैनिपुलेट करना, मतलब जो भी इंसान, एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान द्वारा की गई ग्लोबल वार्मिंग, उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया जा रहा है। कैटेगरीज क्या है? सोलर जियो इंजीनियरिंग है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है, कार्बन जियो इंजीनियरिंग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की बात चल रही है। तो जियो इंजीनियरिंग बेसिकली सिग्निफिकेंट क्यों होती है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करती है आपका डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को। ये इंड्यूस एक्सट्रीम डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है। ये हॉल्ट करेगा ग्लेशियर्स ऑफ मेल्ट को। कंसर्न क्या है?
ये मेजर डिस्टर्बेंसेस के पोटेंशियल जो इकोसिस्टम में आ रहे हैं, रैपिड राइज ग्लोबल टेम्परेचर का जो हो रहा है उसको कम करने के लिए है। और हम चाहते हैं प्रेसिपिटेशन पैटर्न को ठीक करना, हम चाहते हैं एसिड रेन को ख़त्म करना। इसीलिए हमारा ये तरीका है कि हम जियो इंजीनियरिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्वेल टावर सोलर थर्मल प्लांट। इसमें करते हैं क्या है, देखो चाइना ने अनवील करा है, चाइना ने अनवील करा है कि वो वर्ल्ड का ड्वेल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट टीपीपी बनाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंसी 24% बूस्ट हो जाएगी। अब फीचर्स क्या है सोलर टीपीपी के, देखो सोलर टीपीपी सबसे पहला काम क्या करता है, सनलाइट को ट्रैक करता है। इस प्लांट में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये ट्रैक करेगा, जितने भी सराउंडेड मिरर्स वगैरह होंगे उसको ट्रैक करके सन की मूवमेंट बता देगा। तो आपको पता होगा कि जब भी ना एक्सेस हीट आ रही है तो उसको स्टोर कर लेना है मॉल्टन सोल्ट स्टोरेज की या थर्मल बैटरी की मदद से। तो उससे क्या होगा, कलेक्ट करके ड्यूरिंग द डे सो आप पावर जनरेशन नाइट में कर सकते हो। इससे भी सोलर एनर्जी हम पढ़ ही रहे थे, तो सोलर एनर्जी को और बढ़ाने के लिए तरीका है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आओ अब साइट्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि साइट्स ने रिलीज किए रिपोर्ट ऑन रोजवुड। अब आपसे सवाल पूछेगा रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो ध्यान रखना साइट्स करता है। ठीक है, साइट्स का क्या फुल फॉर्म है, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका पार्ट है। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया। देखो रिपोर्ट में ना रोजवुड की स्पीशी, उसका करेक्टर, उसके कहाँ कहाँ से उसको थ्रेट होता है, उसको कैसे रिजेनरेट करना है, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। अब जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना, एनडीएफ जो बेसिकली कर रहा है, नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग, एक मैंडेटरी साइंटिफिक एनालिसिस है। रोजवुड होता क्या है, रोजवुड एक तरह का बेसिकली पहली सेंडर है, इसमें आपका ट्रॉपिकल हार्डवुड लगता है। रोजवुड बेसिकली साइट नंबर 2 में डाला गया है, डेलबेरिया लेटिफोलिया। मालाबार रोजवुड है, डेलिबेरिया सिसो है, शीशम जिसको कहते हैं, ये वल्नरेबल। और देखो मालाबार रोजवुड वल्नरेबल है, ठीक है, और शीशम जो है वो आपका लीस्ट कंसर्न है। अफ्रीकन रोजवुड ये आपके वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में आता है। यूटिलिटी क्या है, सिर्फ फर्नीचर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। अब देखते हैं रोजवुड का इकोसिस्टम में क्या रोल है। देखो रोजवुड ना सॉइल को इम्प्रूव करने का काम करता है। कहना जो डेलबेरिया स्पीशी है ये डिग्रेडेड सॉइल को ना इम्प्रूव करती है, फास्ट डिकम्पासिंग कंपोजिंग लीफ लिटर, रिच इन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये करता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, समझना रिपोर्ट कहाँ कहाँ से कौन निकाल रहा है। उसके बाद अगरवुड एक्यूलेरिया मैलेसियस अगरवुड, ये भी साइट्स निकालता है ताकि एक्सपोर्ट ईज हो जाए और लाखों फार्मर को इससे फ़ायदा है। देखो जो ये ना आपका अगरवुड है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश भूटान में एवरग्रीन ट्री नेटिव है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्लांट का ऑयल और चिप निकालता है। इसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी है, चिप्स में डाल सकते हो, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो भी। साइट्स 2 में दे रखा है इसको, और अब शेड्यूल में भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है मेगाफोना। मेगाफोना कहाँ है, मेगाफोना बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड का और ओल्डेस्ट 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट ढूंढा है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि मेगाफोना का ना एक्सटिंक्शन हो चुका था, तो लेकिन इसका नेस्ट मिला। अब मेगाफोना इसका टर्म क्यों पड़ता है, नाम क्यों है इसका मेगाफोना, क्योंकि एक ऐसा एनिमल है जो 50 किलो से भी ज़्यादा का होता है, इसका वेट बहुत होता है। और डाइटरी में ये मेगा हार प्लांट ईटर होता है, मीट खाता है, ये प्लांट मीट दोनों खाता है बेसिकली, लेकिन इंसान की वजह से इसका लॉस हुआ है। तो जो भी इसका एक्सटिंक्शन हुई है वो इंसान की वजह से ही हुई है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन ही थे उसके पीछे, तो ये ध्यान रखना है। जार्डन कूर्सर जो है ये भी देखो, ये ना छोटे छोटे बर्ड स्पीशीज ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, एक एक नंबर के मतलब एमसीक्यू में फैंसी क्वेश्चंस फॉर्म में आ सकते हैं। एक तो नॉक्टर्नल बर्ड है, ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, एंडेमिक है, बहुत कम जगहों पे मिलेगी, कडप्पा आंध्र प्रदेश में मिलेगी। हैबिटेट स्कीम्स के द्वारा इसको देखा जा रहा है कि प्रोटेक्शन चलाया जाए, इस पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इस स्पीशीज के बारे में ना ध्यान रखना है, ये कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको कैसे शेड्यूल में डाला गया है, साइट्स का क्या इंडेक्स है, ये ध्यान रखना। वोलबाचिया बैक्टीरिया क्या है, रिसेंटली स्टडी में पाया गया है फर्मोसा स्क्रेप के अंदर। अच्छा, इनकर्सिया फर्मोसा वास जो होता है, इससे ना जो वाइट फ्लाइज की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है, मतलब मेजर एग्रीकल्चरल पेस्ट है ये कॉमनली नेपेटोड आर्थ्रोपॉड्स में पाया जाता है। एग्स इसके प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट में,
बट इसमें स्पर्म नहीं होती है। ड्यू टू दिस फीमेल जो होती है वो ट्रांसमिट कर देती है ऑफस्प्रिंग, मेल नहीं कर पाता, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वुल्वोचिया इवॉल्व हुआ ताकि वो इंसेक्ट के होस्ट को मैनिपुलेट कर पाए, ताकि वो टू प्रोड्यूस मोर फीमेल देन मेल प्रोजेनी। समझ रहे हो आप, क्योंकि मेल का इतना फायदा नहीं है ना इनकी पॉपुलेशन में। पोटेंशियल एप्लीकेशन मॉस्किटो विद जो होगा उससे ना नंबर ऑफ टारगेट मॉस्किटो स्पीशीज खत्म होती हैं। एडिस इजिप्टी जो एडिस मॉस्किटो होता है बहुत खतरनाक होता है, उसको रोकने के लिए दिस स्पीशीज वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छा, अब है सिनट्रीशिया कैनिनवर्स। क्या होता है? ये डेजर्ट मॉस होता है। मार्श लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन में पाया जाता है। स्मॉल आपका वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट होता है, बायोफाटा का निकला हुआ है। मॉइस्ट शेडी लोकेशन में पाया जाता है। अर्थ के हार्शेस्ट लोकेशन में मिलेगा ये। बहुत जो हार्श लोकेशन होगी ना, अंटार्कटिका वगैरह या मोजेव डेजर्ट वगैरह, पहला पॉसिबल पाइनर स्पीशीज है फॉर द कोलोनाइजेशन ऑफ मार्श। तो ये इसीलिए मार्श के कंटेक्स्ट से ही पूछ सकता है आपसे लिए। अरक्कू कॉफ़ी तो बहुत ही मन की बात में आई थी। ये कहाँ होती है? ये आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिलेगी, हिली ट्रैक्स पे। जीआई टैग मिला है इसको 2019 में ही। अरक्कू वैली है ना, उसी नाम से रखा गया है। ईस्टर्न घाट यूपी में हुआ, सॉरी आंध्र प्रदेश में। अच्छा, जो इसको वेदर कंडीशन देखो, अरक्कू कॉफ़ी को कहाँ उगाया जाता है। एक तो बहुत गर्म दिन होने चाहिए और रातें ठंडी होनी चाहिए। आयरन रिच सॉइल होनी चाहिए, यानी कि सॉइल की जो मिट्टी हो वो थोड़ी आयरन वाली हो। वहां पर आपका ये जो थोड़ा सा कॉफी यहीं पे उगाया जाता है, एरोमेटिक रिचनेस उसको वहीं से मिलेगी। ट्राइबल ज्यादातर इसको उगाते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर और ग्रीन मेन्योर की मदद से, तो ये अरक्कू कॉफी तैयार होती है। अच्छा, उसके बाद है उनमिंगला पास। उनमिंगला पास के बारे में समझ लो भाई। उनमिंगला पास जो है, इसमें पाया गया है कि जो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने सक्सेसफुली 100 किलो मैक्स टेक ऑफ वेट इसमें अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का निकाला है। इसमें क्या है कि ना, ये लोकेटेड है 19,124 फीट में ईस्टर्न लद्दाख अलॉन्ग लद्दाख वाली रेंज में। रेनाउंड है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। डेराव द्वारा इसने प्रोजेक्ट हिमांग के द्वारा इसको बनाया है। जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ये कनेक्ट है। लोकल कनेक्टिविटी है और अदर जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं लद्दाख में, खरदुंगला है, चांगला है, थैंगला है, उसके साथ ये सारे पासेस कनेक्टेड हैं। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर environment. Now directly move to your MCQ part. MCQ part के लिए आंसर मैंने दिए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप आंसर अटेम्प्ट ही ना करो। देखो, अटेम्प्ट करना छोड़ दोगे तो याद रखो मैं भी सोल्यूशन देना बंद कर दूँ। फिर मेरे से मत कहना कि मैम सोल्यूशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं दो देते हो। तो सबसे पहली बात आपको ये करना है, ठीक है? क्वेश्चन देखते जाओ सारे के सारे ध्यान से, अच्छे से पढ़ो क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से कवर कर दिए गए हैं। ध्यान से देखते हुए करना है आपको सारा ये, ठीक है? ध्यान से देखो, पॉज करो वीडियो को और आंसर्स आराम से करो। 8 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आंसर्स चेक करो कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। आंसर्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कैसे कैसे क्या अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है? तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। We'll meet tomorrow for social issues. Have a nice day to all.